हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को कवर करेंगे। सेक्शन 58 ए कैपिटल ए जो ऐड हुआ है 2007 में। सेक्शन 58 एक बात करता है पेनल्टी के रिगार्डिंग में फॉर अल्टरेशन बाय लाइसेंस्ड वेंडर और मैन्युफैक्चरर हुएवर बीइंग द होल्डर ऑफ लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है वो होल्डर, लाइसेंस होल्डर फॉर द सेल और किसके लिए सेल के रिगार्डिंग और मैन्युफैक्चर के फॉर एनी इंटॉक्सिकेटेड अंडर दिस एक्ट, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गई, लिकर हो गई है जो इस एक्ट के अंदर आती है, और अ पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच होल्डर, और जो जो लाइसेंस होल्डर है उसके एम्प्लॉयमेंट में कोई पर्सन है वो भी कवर होता है इसके अंदर। इसका फर्स्ट पॉइंट बात करता है मिक्स के बारे में कि या मिक्स हो रहा है, कोई मिक्स कर रहे हैं आप, परमिट टू बी मिक्सड विथ इंटॉक्सिकेंट सोल्ड or manufactured by him any noxious drug or any foreign ingredient likely to add to its actual or apparent intoxicating quality। आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, क्या कर रहे हो, सोल जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ को सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उसमें ऐड कर रहे हो कोई फॉरेन इंग्रेडिएंट हो गया, नॉक्सियस ड्रग्स हो गया, ठीक है, उसके एक्चुअल जो था उसमें क्या फेरफार कर रहे हो, उसमें बदल रहे हो, उसमें मिक्स कर रहे हो। एनी आर्टिकल प्रोहिबिटेड बाय एनी रूल मेड अंडर दिस एक्ट, जो आर्टिकल प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर वो आप क्या करो मिक्स करो। वेयर सच एडमिशन डज नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ अल्टरेशन अंडर सेक्शन 272, जो आईपीसी के अंदर हम अल्टरेशन पढ़ते हैं, अल्टरेशन ऑफ फूड और ड्रिंक के रिगार्डिंग में, वो कवर इसके अंदर नहीं होगा। तो ए पॉइंट किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, मिक्स के बारे में। बी पॉइंट बात कर रहा है सेल, केप और एक्सपोज फॉर सेल एज अ फॉरेन लिकर। आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो और उसको अपने पास रख रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो फॉर सेल एज अ फॉरेन लिकर। किस तरह से, फॉरेन लिकर की तरह से। लिकर जो वो जानता है कि ये लिकर क्या है, इंडिया की है, इंडिया मेड फॉरेन लिकर, मेड इन इंडिया फॉरेन लिकर है, ठीक है, बट आप उसको सेल कैसे करो, एज अ फॉरेन लिकर की तरह सेल कर रहे हो। सी पॉइंट बात कर रहा है आप क्या कर रहे हो, मार्क्स एनी बॉटल और क्रॉक एनी बॉटल। आप किसी बॉटल पे कोई मार्क कर रहे हो, जो बॉटल का ढक्कन है उस पर कोई मार्क हो रहा है, ठीक है, उसका केस, पैकेज या अदर रिसिप्टेल अदर कंटेनिंग ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर और यूज़ एनी बॉटल के और पैकेज और अदर रिसिप्टेल with any mark thereon or on the cork to contain India made foreign liquor with the intention of causing to be believed that such bottle, आप क्या उसको बताना चाह रहे हो कि वो क्या बनी हुई फॉरेन, बनाई हमने इंडिया में, पर आप उसमें क्या ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो बॉटल में, उस बॉटल के ढक्कन पे, उसके पैकेजिंग में, ताकि वो ऐसे लगे कि वो फॉरेन की लिकर है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या नहीं कवर हो रहा है, इसके अंदर सेक्शन 482 जो आईपीसी का है वो क्या होता है, इसके अंदर कवर नहीं होता है। ये कह रहा है शैल नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स विद द इंटेंशन ऑफ डिसीव और इंजर एनी पर्सन अंडर द सेक्शन 482 ऑफ आईपीसी। तो हमने ऊपर पढ़ा अभी 272 आईपीसी का भी कवर नहीं होता अल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक के रिगार्डिंग में। ए पॉइंट में, सी पॉइंट में हमने पढ़ लिया अगर उसके मार्क्स में कोई चेंज करा जा रहा है तो 482 भी आईपीसी का इस पर कवर नहीं होगा। डी पॉइंट बात करता है सेल और कीप ऑफ एक्सपोज फॉर सेल एनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर इन अ बॉटल, केज, पैकेज और अदर सिटी विथ एनी मार्क्स देयर और ऑन द कॉक thereof with the intention of causing to be believed that such bottle, case, package or other receptacle contain foreign liquor। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसमें चेंज, उसको सेल के बारे में बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो। यहाँ हमने क्या करा था, यहाँ हम क्या कह रहे थे, सेल, कीप और एक्सपोज फॉरेन लिकर, इस तरह से कि वो क्या है, फॉरेन लिकर है और मेड इन इंडिया है। यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि बनी तो मेड इन इंडिया है और फॉरेन लिकर है वो, और आप उसे एज अ इंटेंशन कैसे सेल करो कि वो फॉरेन लिकर बनी हुई है। पर उसमें यहाँ पर क्या बात की है, उसके मार्क्स, ठीक है, उसमें क्या कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसके मार्क्स, उसके ढक्कन में आप कोई चेंजेस कर रहे हो। इंटेंशन टू बिलीव दैट सच बॉटल, केस और पैकेज अदर रिसिप्टेकल कंटेन फॉरेन लिकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फॉरेन लिकर। when such act amount to be offense for selling good mark with counterfeiting mark। अब ये क्या कह रहा है कि ये अमाउंट
शैल नॉट है, यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है शैल नॉट, तो ये भी कवर नहीं होता है किसके अंदर, 486 के अंदर। जो आप काउंटर फिट करते हो ना, मतलब उसकी डुप्लीकेट बना लेते हो, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होता है। अब ई पॉइंट बात कर रहा है कि मार्क्स एनी बॉटल फॉर द पर्पस ऑफ काउंटर फिटिंग एक्सेस एडहेसिव लेबल। क्या आप कह रहे हो ऐसे चिपका रहे हो, ऐसे लेबल लगा रहे हो, मार्क्स कर रहे हो, कोई ब्लॉक बना रहे हो जो काउंटर फिट कर रहा है। काउंटर फिट का मतलब हम बहुत इजी है कि जैसे ये एडिडास का शूज़ होता है, सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी एडिडास की जगह, आपने उसका जो डी है उसको चेंज करके कोई डिज़ाइन बनाया, पर 2 कॉपी सेम टू सेम वैसे ही बना दी, तो वो तो काउंटर फिट हुआ ना। वैसे ही आपके पास कोई फॉरेन बॉटल है, फॉरेन लिकर है, आप उसकी डुप्लीकेट बॉटल बना रहे हो, ऐसे उसको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि ये फॉरेन की बॉटल, पर वो मेड इन इंडिया हो। अब आप उसको पोजीशन भी कर रहे हो ना, तो भी आप क्या ऑफेंस में आ रहे हो। अगर वो पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है तो उसको पनिशमेंट किस रिगार्डिंग मिलेगी, अगर वो फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस करता है तब उसको कितनी ऑफेंस पनिशमेंट मिलेगी, 1 ईयर to 3 ईयर। एंड का है कि इसको कंपलसरी है कि उसको क्या पे करना पड़ेगा, फाइन, जो 10,000 से लेके 3 लाख तक का होगा। और अगर सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है, सेकेंड टाइम करता है, तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 2 ईयर to 5 ईयर एंड 50,000 50,000 से 5 लाख तक के। अब इसका एक्सप्लेनेशन इजीली बात करता है कि जो काउंटर फिट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उसके सेम मीनिंग है जो सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी में था। अब हम सेक्शन 59 की बात करते हैं, पेनल्टी फॉर कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। इफ़ एनी केमिस्ट, ड्रगिस्ट, apothecary or keeper of a dispensary allow any accessible article who has not bona fide medicated, जो bona fidely नहीं है, who has not bona fide medicated for the medicinal purpose to be consumed on his business premises by any person not employed in his business। जो उसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, आप उस पर्सन को क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा, ही शैल बी पनिश विद इम्प्रीजमेंट। ये तो उस पर्सन के रिगार्डिंग जो केमिस्ट की जिसके पास शॉप है उसकी ये पनिशमेंट डिफाइन कर रहा है। सब सेक्शन 1 क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, 3 मंथ एंड 1,000 रुपीज़, ठीक है। और जो यहाँ सब सेक्शन सेकेंड बात कर रहा है उस पर्सन की रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयड नहीं है, अगर वो कंज्यूम करता है एनी सच एक्सेसिबल आर्टिकल, ठीक है, तो उसकी पेनल्टी क्या है, 200 रुपीज़, तो उसकी पेनल्टी है 200 रुपीज़। अब सेक्शन 60 की बात करते हैं। सेक्शन 60 बात करता है पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू डू ड्यूटी। अगर एक्साइज ऑफिसर अपनी ड्यूटी फुलफिल करने से मना कर देता है तो एनी एक्साइज ऑफिसर हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, कोई रीज़न नहीं लॉफुली, और आप एक्सक्यूज़ करो कि मैं नहीं कर रहा, और शैल सीज और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म, ठीक है, अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है रिफ्यूज़ टू परफॉर्मेंस के लिए, और शैल विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अगर वो अपनी ऑफिस से अपनी ड्यूटी से भी विड्रॉ कर रहा है, अनलेस, पर इसके एक्सेप्शन है 2, क्या है इसके 2 एक्सेप्शन, कि अनलेस एक्सप्रेसली अलाउड टू डू इन राइटिंग बाय द एक्साइज कमिश्नर। अगर उसने एक्साइज कमिश्नर को राइटिंग में लिख के दे दिया है कि मैं ये वर्क, ये परफॉर्मेंस नहीं करूँगा, ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करूँगा, तब उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और अनलेस ही हैज़ गिवन टू हिज सुपीरियर ऑफिसर 2 मंथ नोटिस इन राइटिंग। 2 महीने का क्या बोला है, 2 महीने का नोटिस के बारे में बात कर रहा है, अगर वो नोटिस उन्होंने राइटिंग में अपने सुपीरियर को दे दिया है। और फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि उसने राइटिंग में किसको, एक्साइज कमिश्नर को बोल दिया कि मैं ये वर्क नहीं करूँगा। इफ़ ही, अगर उसके अलावा इफ़ हिज इंटेंशन इज़ टू डू सो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजमेंट मे एक्सटेंड टू 3 मंथ, जो कितने तक की होगी, 3 मंथ्स की हो सकती है। और फाइन कितना लगेगा उनके ऊपर, 500 रुपीज़ का, या फाइन है और में, ठीक है। अब हम सेक्शन 61 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 61 बात करता है पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वेक्सिशियस सर्च, ठीक है, किसी को मतलब तंग करने के लिए आप जा रहे हो वहाँ पर सर्च करने के लिए, तो इसको किसको पेनल्टी लगेगी, एक्साइज ऑफिसर को के ऊपर क्या लगेगी पेनल्टी। इफ़ एनी एक्साइज ऑफिसर विदाउट रिजनेबल ग्राउंड
ऑफ सस्पेक्शन एंटर, क्या करता है वहाँ पर एंटर कर जाता है, इंस्पेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, कॉजेज टू बी एंटर, इंस्पेक्टेड, सर्च करते हैं एनी प्लेस, किसी प्लेस पर, और वेक्सेसली और अननेसेसरी सीज कर देते हैं कोई प्रॉपर्टी को फॉर एनी पर्सन ऑन हिज प्रिटेंस ऑफ सीजिंग, ठीक है, या प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं सीज कर रहा हूँ, सर्च कर रहे हैं एनी आर्टिकल लेबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, जो इस एक्ट के अंदर हो सकता है। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्सीरियसली, आपने क्या कर रहे हो, उनको तंग करने के लिए अननेसेसरी आप ये कर रहे हो तो, और क्या कर रहे हैं आप, डिटेन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, तब भी आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी 3 मंथ, और फाइन आपका क्या हो सकता है 500 और बोथ, ठीक है। अब सेक्शन 61A, सेक्शन 61A को ऐड किया है 2007 में। सेक्शन 61A बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट एंड ओमिशन बाय एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर की क्या पेनल्टी है, सर्टेन कोई एक्ट करता है, ओमिशन करते हैं तब, इफ़ एनी एक्साइज ऑफिसर अनलॉफुली, क्या कर रहा है वो, अनलॉफुली रिलीज और अबेट, क्या कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है टू स्केप, भागने में किसी की हेल्प कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ऑफ एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया है जिसे, और acts in any manner inconsistent with his duty for the purpose of enabling any person to do anything thereby any of the provision of this act may be, क्या कर रहे हैं, may be evaded, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, उसको बचा रहे हो यहाँ से, ठीक है, उसको भागने में मदद कर रहे हो, कॉन्ट्राविक्टेड कर रहे हो, ठीक है, और एक्साइज रेवेन्यू से भी आप कर रहे हो, ठीक है, और डिफ़ॉल्टेड है जो, ठीक है, जिसने क्या किया, कॉन्ट्रावेंट किया एक्साइज रेवेन्यू का, वो जो डिफ़ॉल्टेड है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, उसको भागने में मदद कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, एक्साइज ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, जो कि होगी नॉट लेस देन 3 मंथ टू 1 ईयर। इसमें अमाउंट के बारे में बात नहीं करिए फाइन के रिगार्डिंग में, पर इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस अगेंस्ट एनी ऑफिसर अनलेस, कब तक नहीं ले सकते, जब तक कि आपने स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन नहीं ली है, पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, फिर आप एक्साइज ऑफिसर के ऊपर क्या करेंगे, आप उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 62 बात करता है पेनल्टीज फॉर द ऑफेंस नॉट विथ अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर हुएवर इज गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस any act or intentional omission in contravention of any of the provision of this act or of any rule, अगर आप इस एक्ट के अंदर कॉन्ट्रावेशन करते हो, इंटेंशनली ओमिशन करते हो कोई एक्ट को, कोई रूल को, कोई ऑर्डर को, ठीक है, जो इस एक्ट के अंदर है, एंड नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर देयर इन शैल बी, किसी और की नहीं बात की गई, सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के रिगार्डिंग बात करिए, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, शैल बी पनिश फॉर द each such act or omission with the fine which may extend to 200 रुपीज़, जो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, 200 रुपये तक का एक्सटेंड होगा। अब ये 1950 वाला एक्ट है तो अमाउंट तो कम है, लगेगा हमको। अब कंपनीज़ की रिगार्डिंग में बात की गई है 2014 में, 2014 के अंदर 62 कैपिटल ए को ऐड किया था, ठीक है। अब where an offense under this act has been committed by a company, किसके द्वारा कमिट हुई है, कंपनी के द्वारा, every person who at the time of offense was committed was in charge, अगर वो इंचार्ज थे, and was responsible for to the company for the conduct of the business of the company, अगर वो responsible है, as well as the company है, उसके साथ साथ कंपनी खुद, shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceed against and punished accordingly, जो क्या है, जिसने, जो इंचार्ज है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है, और कंपनी खुद, क्या माना जाएगा, ये ऑफेंस इस एक्ट के अंदर वो ऑफेंस करता है तो ये माना जाएगा वो क्या है, गिल्टी, और उनके ऊपर क्या किया जाएगी, प्रोसीडिंग की जाएगी। प्रोवाइडेड क्या कहता है दैट वेयर अ कंपनी हैज़ डिफरेंट स्टैब्लिशमेंट और ब्रांचेस or different unit in any establishment branch, the concerned head or the person in charge of such establishment branch or unit
nominated by the company as responsible for the accessible article shall be liable for the contravention in respect of such establishment, branch और unit. यहाँ पर बात किसकी की गई है? एस्टैब्लिशमेंट, ब्रांच और यूनिट के लिए. अब उसमें आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया है कि अब ये रिस्पॉन्सिबल होगा पर्सन, तो वो क्या होगा? वो पर्सन लाइबल हो जाएगा. अब इसका फर्दर प्रोवाइड कहता है दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन liable to any punishment provided in this act if he proves that the offense was committed without his knowledge, कि मेरी नॉलेज के बिना हुआ है, ठीक है, और मैंने ऑल ड्यू डिलीजेंस की है उसको ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी. अब सबसेक्शन 2 बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in subsection 1 where an offense under this act has been committed by a company. ठीक है, ये प्रूव हो जाता है जब कंपनी के द्वारा ये क्या किया गया, एक्ट किया गया है, ऑफेंस किया गया है. इट इज़ प्रूव दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट, किनके द्वारा? उनके कंसेंट, कन्वीनियंस और एट्रीब्यूटल टू एनी neglect of any part of any director, manager, secretary or other officer of the company. Such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of an offense. ठीक है, यहाँ पहले हम किसको गिल्टी बना रहे थे? जो रिस्पॉन्सिबल था, इंचार्ज था कंपनी खुद. पर अगर ये प्रूफ हो जाता है कि किसी के नेगलेक्ट, कंसेंट किसे, ठीक है, किसी के एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूटल टू एनी कंसेंट से किसी डायरेक्टर, मैनेजर या किसी सेक्रेटरी ऑफिसर ने किया, तो हम वो क्या होगा? गिल्टी माना जाएगा इस ऑफेंस के अंदर और उसके ऊपर प्रोसीडिंग की जाएगी. अब इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. कंपनी का मीनिंग क्या होगा? एनी पर्सन कॉपरेटेड, एनी बडी कॉपरेटेड इंक्लूडिंग फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, डायरेक्टर, डायरेक्टर के इंक्लूड क्या होगा? इन रिलेशन ऑफ फर्म मीन्स द पार्टनर ऑफ द फर्म. क्या होगा? मीन्स अ पार्टनर ऑफ द फर्म. अब सेक्शन 63 बात करता है पेनल्टी फॉर फ्रॉड. हमने अभी सेक्शन 50A कैपिटल ए किसके रिगार्डिंग बात की थी? यहाँ पर बात की है फ्रॉड के रिगार्डिंग. वहाँ हमने बात की थी अल्टरेशन के रिगार्डिंग. पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय लाइसेंस मैन्युफैक्चरर और वेंडर और हिज सर्वेंट. इफ एनी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर और लाइसेंस वेंडर और एनी पर्सन इज इन हिज एम्प्लॉय और एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ. जिसके पास लाइसेंस है, वो पर्सन जो लाइसेंस है जिसके पास मैन्युफैक्चर के लिए और उनके बिहाफ में कोई काम कर रहा है या उनके अंडर कोई एम्प्लॉयड किया गया है, क्या करता है? अगर वो सेल करता है और कीप करता है, एक्सपोज करता है फॉर सेल एज अ फॉरेन लिकर, एनी लिकर विच ही न्यू और हैज़ रीज़न टू बी बिलीव हैव बीन मैन्युफैक्चर फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑफ और कंट्री लिकर. ठीक है, आपने क्या किया? उसमें रेक्टिफाइड किया है, चीज़ें बदल ली गई है और आप उसको क्या कर रहे हो? इसे बेच रहे हो. फिर जो क्या है कंट्री लिकर, मतलब यहाँ पर इंडियन लिकर है, मेड इन इंडिया है, आप उसको एज अ फॉरेन लिकर की तरह बेच रहे हो. बी पॉइंट बात कर रहा है मार्क्स एनी बॉटल, केस, पैकेज और अदर रिसिप्टिकल कंटेनिंग लिकर मैन्युफैक्चर फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट. आपने उसमें क्या रेक्टिफाइड करके इंडियन जो लिकर है और क्रॉक है, यानी सच बॉटल विद इंटेंशन टू कॉजिंग टू बी बिलीव दैट सच बॉटल, केस, पैकेज और अदर कंटेनर फॉरेन. आपने वो बॉटल को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो मेड इन इंडिया नहीं है, वो मेड इन बाहर का है, मतलब फॉरेन लिकर है, तब तो आप क्या होगा? शैल बी पनिश. आपको पनिश किया जाएगा फॉर 3 months एंड 500 रुपीज़. 3 months एंड 500 रुपीज़. अब सेक्शन 64 बात करता है मैन्युफैक्चर, सेल और पोजेशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर व्हेन एनी एक्साइसेबल आर्टिकल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड और इज़ पोजेस्ड. मैन्युफैक्चर किया, बेचा आपने उसको या अपने पोजेशन में रखा बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन के बिहाफ में आप कर रहे हो. ठीक है, एंड सच अदर पर्सन न्यू और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच मैन्युफैक्चर, सेल वॉज और दैट सच पोजेशन इज़ ऑन हिज अकाउंट, और उसे पता है ये कि वो किसी और पर्सन के पास में. ठीक है, द आर्टिकल शैल बी द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी ए मैन्युफैक्चर सोल्ड बाय टू बी इन द पोजीशन ऑफ सच अदर पर्सन.
ये माना जाएगा कि वो किसी और पर्सन के पास में है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो सेल कर रहा है, उसके पोजीशन में है। नॉट विथ स्टैंडिंग नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल absolve any person who manufactures, sale or has possession of accessible article on account of another person from liability to punishment under this act for the unlawful manufacture, sale, possession of such article। सिंपली कि आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो कि अब भाई वो तो किसी और के पोजीशन में है, कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई और सेल कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसकी पर्सन की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, तो वो भी क्या होगा, इसके अंदर लाइबल होगा। अब सेक्शन 65 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अब अगर आप उसका अटैम्प्ट कर रहे हो, हुएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट एनी ऑफेंस, अगर आप मदद भी करो, सहायता भी कर रहे हो, ठीक है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी लाइबल टू बी पनिश प्रोवाइडेड फॉर दिस ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस है उसके अंदर वो उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई, तो आपको भी क्या होगी, उसकी पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी, अटैम्प्ट भी अगर आप करते हो तो। सेक्शन 66 की बात कर रहा है इन्हेंस्ड पनिशमेंट के रिगार्डिंग आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपने सेकंड टाइम आ रहे हो, सेकंड टाइम आपने वही ऑफेंस करके हो, तो अब आपकी पनिशमेंट को क्या किया जाएगा, इन्हेंस कर दी जाएगी, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 58A इफ़ एनी पर्सन, एक्सेप्ट कर दे। 58 में क्या अल्टरेशन के रिगार्डिंग बात करी थी हमने, ठीक है, उसको छोड़ते हुए एक्सेप्ट एज द प्रोवाइडेड इन सेक्शन 58A इफ़ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग बीन previously convicted of offense punishable under this act और अंडर द सिमिलर प्रोविज़न, जो इस एक्ट के अंदर या किसी और सिमिलर प्रोविज़न के अंदर है, फॉर एनी इनैक्टमेंट रिपील्ड बाय दिस एक्ट सब्सिक्वेंटली कमिट ऑन and is convicted of an offence punishable under this act, he shall be liable for the twice of the punishment might be imposed on a first conviction under this। अगर उसको 3 साल की पनिशमेंट दी है तो अब उसका क्या हो जाएगा, 3 से 6 साल हो जाएगा, तो ट्वाइस कर दी उसकी पनिशमेंट को। अब हम सेक्शन इसका प्रोवाइडेड भी है, इसका प्रोवाइडेड बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनहेंस पनिशमेंट वुड नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब फॉर एनी ऑफेंस। अगर कोई मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब किए कि अब इसकी मिनिमम सेंटेंस है 3 मंथ, ठीक है, फॉर प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इनहेंस पनिशमेंट वुड नॉट इन एनी वे अफेक्ट, अगर उसकी मिनिमम सेक्शन दिए तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड इन एनी ऑफेंस। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बार बार पनिशमेंट पढ़ के बता रही थी, जिसमें लिखा था कि 3 मंथ्स टू 3 ईयर, ठीक है, यहाँ उसकी मिनिमम पनिशमेंट हो गई, यहाँ उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट हो गई कि कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, तो 3 ईयर तक एक्सटेंड किया जाता है, तो इस मिनिमम पनिशमेंट जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 66, ये बात करता है। अब सेक्शन 66A कैपिटल ए बात करता है सिक्योरिटी फॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। Whenever any person is convicted, अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो जाता है इस ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है, एंड द कोर्ट कन्विक्टेड हिम इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, जब कोर्ट को नेसेसरी लगता है कि इससे बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करवाना चाहिए फॉर द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस पास करते टाइम पे ऑन सच पर्सन ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ सम प्रोपोर्शनेट टू हिज मीन्स विथ और विदाउट सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के बिना भी हो सकता है, फॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम द कमीशन ऑफ द सैड ऑफेंस ड्यूरिंग द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। कितने साल तक का वो हो सकता है, 3 साल तक का क्या हो सकता है, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकती है कोर्ट, जो कोर्ट को सही लगे। अब इसका सेकंड पॉइंट बात करता है द बॉन्ड शैल बी इन द फॉर्म कंटेन इन ए शेड्यूल सेकंड ऑफ एंड द प्रोविजन ऑफ द CRPC। जो 2 बात की है, बॉन्ड क्या होगा, शैल बी इन फॉर्म कंटेन इन शेड्यूल सेकंड, जो शेड्यूल सेकंड में होगी, एंड द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ CRPC। क्या CRPC या 1973 वाली नहीं है, यहाँ पर CRPC का वर्ड क्या है, 1898 वाला। 1898 को रिपील किसने किया था, 1973 वाले ने, CRPC ने। अब 1973 को रिपील कौन कर रहा है, 2023 जो नया आया है भारतीय BSNL शायद। अब एंड शैल इन सो फार एज आर एप्लीकेबल
हाँ सॉरी, मुझे याद आया, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, BNSS, ये बात कर रहा है फर्दर दैट इन so far as they are applicable apply to all the matters connected with such bond as if it were bond to be kept up। जैसे हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं 107 के अंदर और 106 के अंदर कि बॉन्ड किस लिए एग्जीक्यूट किया है कि आप शांति बनाए रखें, कीप द पीस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या मानेंगे। सबसेक्शन थर्ड बात कर रहा है इफ़ द कन्विक्शन इज सेट असाइड, अगर आप कन्विक्शन क्या हो जाता है, सेट असाइड हो जाता है इन अपील और रिवीजन, कब अपील में या रिवीजन, द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल ऑल्सो बी वॉइड, तब वो बॉन्ड जो आपने एग्जीक्यूट किया है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 बात करता है एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट में ऑल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट। अब ये ऑर्डर है जो इस सेक्शन के अंदर दिए है वो कौन और दे सकती है, अपीलेट कोर्ट भी दे सकती है और हाई कोर्ट भी दे सकती है, किसके द्वारा, रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करके। इनके पास रिवीजन पावर है, अपीलेट कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, उस पावर को एक्सरसाइज करके वो क्या दे सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेक्शन 67 बात करता है, ये भी ऐड हुआ है 2007 के अंदर। देखो, नो मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कोई भी मजिस्ट्रेट क्या नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। पॉइंट ए बात करता है, पॉइंट ए को ऐड किया था 2014 के अंदर अंडर सेक्शन 54, सेक्शन 54B, डी, 57, 59 और सेक्शन 62 कैपिटल ए 63 एक्सेप्ट ऑन हिज ओन नॉलेज, अगर जब तक वो उसकी खुद की नॉलेज में नहीं आए, मतलब कि इनके मजिस्ट्रेट के नॉलेज में ना हो, या और स्पेसियस हो, और ऑन द कंप्लेंट और द रिपोर्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर, जब तक कि उनकी खुद की नॉलेज में ना हो, सस्पिशियस ना हो, या कंप्लेंट नहीं आई हो, या एक्साइज ऑफिसर की कोई रिपोर्ट ना हो, तब तक आप नहीं कर सकते, कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। पॉइंट बी बात करता है अंडर सेक्शन 55, 56, 58, 58A, 60 and 61, 62 except on the complaint or the report of an officer not below the rank of the excise commissioner or excise officer duly empowered in that behalf। अब ये सेक्शंस आप अलग से नोट कर लीजिएगा, किस में कंप्लेंट आएगी, रिपोर्ट आएगी, और किस में आपको है ना किसकी परमिशन। यहाँ पर एक्साइज ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में बात की थी, और यहाँ पर रिपोर्ट क्या किसकी, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर दोनों की, जो नॉट बिलो द रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका सब एक्सप्लेनेशन बात करता है, द रिपोर्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी treated for all the purpose of a trial to be report made by the police officer within the meaning of a clause B of subsection 1 of section 19 of CRPC। CRPC 1970 के अंदर हमने पढ़ा है 190 का क्लॉज सबसेक्शन सेक्शन 1 का 19 क्लॉज 1 का B, जो रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करता है ट्रायल के लिए वो, और सब सेक्शन 2 बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन का, एक्सेप्ट विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नो मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस, कब तक नहीं ले सकते हैं, अनलेस द प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड विद इन अ ईयर, क्या विद इन अ ईयर आफ्टर द डेट ऑन सच विच द ऑफेंस इज alleged to have been committed to have been। बट इसका अब ये एक्सप्लेनेशन है जो क्या कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अब ये एक्सप्लेनेशन हमें शो नहीं होता है, सॉरी ये एक्सप्लेनेशन है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब इसको रिमूव नहीं किया है। अब इसका थर्ड पॉइंट भी है, इसका थर्ड पॉइंट को ऐड किया है 2007 के अंदर। एक्सप्लेनेशन का सबसेक्शन थर्ड बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स in the state, all the sum released on the account of fine imposed by the magistrate on conviction of the person for any offence under this act shall on such realization be credited to the head of the account to which the receipt of excise department are credited। आप किसको करोगे, जो हेड ऑफ द अकाउंट है जहाँ पर रिसिप्ट एक्साइज डिपार्टमेंट को क्रेडिट किया जाए आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इंकर्ड
कनेक्शन विद सच रियलाइजेशन, ठीक है, आप उस पर्सन से क्या कर रहे हो, वो अमाउंट ले रहे हो एज अ फाइन, तो आपको क्या होगा ना, आपको जो एक्सपेंसेस हुए उसको डिडक्ट करके फिर आपको क्या करना है, एक्साइज डिपार्टमेंट में उसको क्या करना है, जमा कर देना है। अब इसका सेक्शन 68 बात करता है प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग, प्रिजम्पशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस इन सर्टेन केसेस, इफ इन every presumption for any offense punishable under this act it shall be presumed without further evidence। क्या जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, शैल बी प्रिज्यूम विदाउट फर्दर एविडेंस, जो ऐड हुआ है 2007 में, until the contrary is proved that the accused person has committed such offense in respect of, जैसे यहाँ पर क्या है, शैल प्रिज्यूम को बात किया है, ये पॉइंट बात कर रहा है एनी एक्सेसिबल आर्टिकल बी एनी स्टील यूटेंसिल इम्प्लीमेंट apprentice whatsoever are as ordinary use in the manufacture of any such article or drugs। थर्ड पॉइंट बात करें any material which have undergone any process towards the manufacture accessible article और such any accessible article which manufacture possession है उसकी रिगार्डिंग में shall be punished, क्या होगा उसे, shall be punished as well as the actual offender for an offense punishable under this act by person in his employ or acting on his behalf he had himself committed the same unless he shall establish that all the due and reasonable precaution were exercised by him to prevent the commission of such offense, provided कहता है that no person other than the actual offender shall be punished with the imprisonment except in default of payment of fine। किसमें इसको एक्सेप्ट, किसको क्या है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन को एक्सेप्ट करके। अब हम रिमेनिंग एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।